अब आ जाता है हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग पोस्ट सिलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आइडियल फीचर्स क्या होने चाहिए किसी भी एंडोडोंटिक पोस्ट के। कहते हैं पोस्ट जो है वो मैक्सिमम रिटेंशन प्रोवाइड करती हो आपकी कोर को, उसके अलावा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो वो डेंटिन के साथ कंपेटेबल हो, क्योंकि ये जो पोस्ट जुड़नी है वो आपकी डेंटिन के साथ ही इन कनेक्शन आनी है। ये आपका सारा डेंटिन है और पोस्ट जो है वो आपकी इसी एरिया में आनी है, तो आपके डेंटिन के साथ वो अच्छे से कंपेटेबल होनी चाहिए। पोस्ट इस तरीके से लग जानी चाहिए कि आपका मिनिमल डेंटिन रिमूवल हो। ऑफकोर्स यहाँ पे पोस्ट को डालने के लिए आपको साइड से डेंटिन रिमूव करेंगे तो ही आपकी किनार के अंदर पोस्ट घुसेगी ना, तो मिनिमल डेंटिन रिमूवल के साथ ही आपकी जो पोस्ट है वो आपके टूथ के अंदर अच्छे से रिटेन्ड हो जाए। उसके अलावा कहते हैं फंक्शनल स्ट्रेसेस जो हैं वो आपकी अलॉन्ग द रूट सरफेस पोस्ट ना डालें। अभी हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे काफ़ी सारी टाइप ऑफ पोस्ट होती हैं जो कि आपकी रूट के ऊपर स्ट्रेस डाल रही होती हैं, तो उस तरह की हमने पोस्ट नहीं यूज़ करनी। फर्दर कहते हैं आपकी एस्थेटिक कंपेटेबिलिटी हो आपकी पोस्ट के साथ, यानी कि आपकी इस कलर की पोस्ट हो जो कि आपके टूथ कलर को डिसकलर ना कर रही हो। ठीक है, तो एस्थेटिक कंपेटेबिलिटी हो। उसके अलावा कहते हैं कि आपकी मिनिमल स्ट्रेस हो ड्यूरिंग प्लेसमेंट एंड सीमेंटेशन। अभी हम देखेंगे कुछ पोस्ट होती हैं जब उनको आप इंसर्ट करते हैं, स्पेशली जो आपकी एक्टिव पोस्ट होती हैं वो आपकी स्क्रू की तरह दांत के अंदर इंसर्ट हो रही होती हैं, तो जब स्क्रू की तरह वो दांत के अंदर इंसर्ट होंगी तो वो दांत के ऊपर स्ट्रेस डालती हैं। फिर कहते हैं रेजिस्टेंस हो टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस ना हो यानी कि इजीली रिट्रीव हो जाए, यानी कि अगर दांत के अंदर दोबारा से आरसीटी करनी पड़े ड्यू टू इन्फेक्शन तो आप उस पोस्ट को रिमूव भी प्रॉपर्ली कर सकें। कंपेटेबल हो विद द कोर मटेरियल, ऑफ कोर्स कोर के साथ ही पोस्ट का कनेक्शन बनना है, तो पोस्ट जो है वो कोर के साथ कंपेटेबल हो। फिर कहते हैं ईजी टू यूज़, सेफ टू यूज़, रिलायबल हो और लास्ट में रीजनेबल कॉस्ट हो। तो ये कुछ आइडियल फीचर्स आ गए हमारे पास पोस्ट के जो कि किसी भी यूक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पोस्ट एंड कोर रेस्टोरेशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास 6 पॉइंट्स आ जाते हैं, इन 6 के 6 को हमने बड़े अच्छे से याद करना है और ये इजी टॉपिक्स हैं सारे आगे। अच्छा, पोस्ट लेंथ की अगर हम बात करें तो कहते हैं पोस्ट लेंथ जो है वो डिपेंड करती है आपकी रूट लेंथ के ऊपर। ठीक है, जितनी बड़ी रूट होगी आप उतनी ही बड़ी अपनी पोस्ट एंटर इंसर्ट कर सकते हैं। आइडियली अगर बात करें कहते हैं ग्रेटर दी पोस्ट लेंथ उतनी अच्छी आपकी पोस्ट की रिटेंशन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग द रूट सरफेस होगी, यानी कि बात ही पता लग गई कि आपकी जितनी पोस्ट लंबी होगी आपकी कोर की रिटेंशन इतनी अच्छी आएगी और पोस्ट की रिटेंशन उतनी अच्छी आएगी। अच्छा, कहते हैं पोस्ट आपने उतनी ही लंबी करनी है जिसके अंदर आपका जो एपिकल गटा पर्चा है वो एटलीस्ट 4 to 6 mm रिटेन रह जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑफकोर्स पोस्ट डालने के लिए हमने पढ़ा है अभी कि आपको अपना यहाँ पे सारा का सारा, फॉर एग्जाम्पल आपका गटा पर्चा था, अब पोस्ट जो है वो भी आपकी किनार के अंदर जाएगी तो आपने अपनी इस गटा पर्चा को रिमूव करना होगा। ठीक है, कहते हैं आपने इतना गटा पर्चा रिमूव करना है कि एटलीस्ट एंड तक आपका 4 mm एपिकल रीजन में क्या रह जाए, गटा पर्चा रह जाए। ठीक है, तो इतनी आप 4 to 6 mm पे आपने एपिकल गटा पर्चा छोड़ना है ताकि वहाँ से दोबारा से एपिकल इन्फेक्शन ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर कहते हैं जो पोस्ट की जो लेंथ हो सकती है वो या तो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्राउन हो सकती है, क्योंकि जितना भी आपका क्राउन है, जितना ऊपर यानी कि क्राउन होगा उतनी ही अंदर आपकी पोस्ट की लेंथ हो, और उसके अलावा नीचे क्या होगा, उसके अलावा नीचे आपका जीपी होगा, गटा पर्चा होगा। या तो इतनी लेंथ हो आपकी पोस्ट की, या तो कहते हैं 2/3 द लेंथ ऑफ द रूट हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी जो रूट है उसकी जो लेंथ है वो है फॉर एग्जांपल 12 mm उसकी लेंथ है, तो जो आपकी पोस्ट की लेंथ होगी वो 8 mm तक होगी, विच इज़ दी 2/3। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस एक केस में भी अगर हम देखें तो 12 mm की अगर उसकी रूट की लेंथ थी और 8 mm आपकी पोस्ट की लेंथ हो सकती है, तो कितना एपिकल मार्जिन पे आपकी जीपी रह जाएगी, 4 mm की। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ देख लिया, और इसके अंदर एंड में लिखा हुआ है विच एवर इज दी ग्रेटर, यानी कि जौन सी भी लेंथ ग्रेटर मिल रही होगी, क्राउन की इक्वल रखेंगे अगर पोस्ट को, या इस 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रूट को इक्वल रखेंगे टू पोस्ट के साथ, तो जौन सी भी लेंथ ग्रेटर होगी आपने उतनी अपनी पोस्ट की लेंथ देनी है। फिर कहते हैं जो मोलर्स होते हैं उसकी शॉर्ट रूट्स होती हैं, तो जब मोलर्स की शॉर्ट रूट्स होंगी तो आपने ऑफ कोर्स अपनी पोस्ट की लेंथ शॉर्टर रखनी है, और जब शॉर्टर रखेंगे तो कहते हैं आप मोर देन 1 पोस्ट भी मोलर्स के अंदर दे सकते हैं फॉर एडिशनल रिटेंशन। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी लेंथ के बारे में। अब फर्दर एक इन्होंने बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ को डिस्कस करते हुए, कहते हैं जो लॉन्ग रूटेड टूथ होते हैं उसके अंदर तो आप जितनी लॉन्ग चाहें आप अपनी पोस्ट दे सकते हैं, इवन 3/4 द लेंथ ऑफ द रूट। पहले अभी हमने पढ़ा है ना 2/3, इवन कहते हैं 3/4 भी दे सकते हैं। 3/4 वैल्यू ऑफ कोर्स ज़्यादा बन जाएगी। अब ये 3/4 क्यों दे सक रहे हैं, क्योंकि रूट ही इतनी लॉन्ग है कि आपको परवाह मसला नहीं है, नीचे 4 आपका अगर बच रहा है एपिकल रीजन पे आपका गटा पर्चा, तो देयर इज नो इशू। फिर कहते हैं एवरेज टू शॉर्ट रूटेड टीथ,
उस केस के अंदर कहते हैं आपने बस इतनी लेंथ देनी है कि आपका मिनिमल 4 mm एपिकल गट्टा पर्चा रह जाए। फिर कहते हैं टीथ विद हॉरिजॉन्टल बोन लॉस। अब ऑफ कोर्स अगर एक रूट है जिसकी सराउंडिंग पे जो बोन है, क्रेस्टल बोन है, वो रिड्यूस हो चुकी हुई है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन हो गई हुई है, तो उस केस के अंदर कहते हैं आपने जो अपनी जो पोज देनी है वो कहाँ तक देनी है, वो कहते हैं वहाँ तक देनी है जहाँ तक आपकी जो एपिकल क्रेस्टल बोन है ना उसके 4 mm अंदर तक देनी है। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपकी पोस्ट है, ये नीचे जा रही है, कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक अगर ये जाती है ना, और यहाँ तक आपकी ये 4 mm ऑफ द बोन बन जाती है, ठीक है, ये 4 mm ऑफ द बोन है, तो बोन के कितना, क्रेस्ट ऑफ द बोन से कितना अंदर तक जाना है, एपिकल जाना है 4 mm जाना है, ठीक है, तो ये इसके अंदर जरूरी है। या कहते हैं हाफ वे बिटवीन द क्रेस्टल बोन एंड द रूट एपेक्स, यानी कि अगर ये रूट एपेक्स है और ये बोन का क्रेस्ट है तो इसका जो हाफ वाला रीजन होगा वहां तक जो है आपकी पोस्ट की लेंथ जानी। नेक्स्ट हमारे पास आती है टूथ एनाटमी। टूथ एनाटमी जो है वो भी डिक्टेट करेगी कि आपकी पोस्ट सिलेक्शन कैसी होती है। अब कहते हैं कुछ रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही कुछ रूट केनाल्स जो होती हैं वो बहुत ही वाइड होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर या तो आप कोई ऐसी पोस्ट डाल सकते हैं जिसके अंदर आपने पोस्ट डाली और कहते हैं जो बाकी एरिया है वो सारा सीमेंट से सील हो जाए। ऑफकोर्स पोस्ट को आप सीमेंट से सील कराते हैं या कॉम्पोजिट से सील करवाते हैं, यानी बाकी एरिया जो है वो सारा सीमेंट से सील हो जाए। या कोई आप ऐसी पोस्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी इस रूट के साइज़ की ही हो, ठीक है, तो ये आपकी कोई कस्टम मेड पोस्ट हो सकती है। फर्दर कहते हैं आपने बहुत लार्जर साइज़ की पोस्ट नहीं यूज़ करनी होती, क्योंकि उससे क्या होता है एपिकली और लेटरली स्ट्रेस जा सकता है रूट के ऊपर और रूट की परफोरेशन हो सकती है। फर्दर कहते हैं जो आपकी एक्टिव पोस्ट होगी वो आपकी रूट के अंदर क्रैक्स क्रिएट करा सकती है। एक्टिव पोस्ट क्या थी मैंने भी आपको बताया, एक स्क्रू जैसी पोस्ट होती है जिसको आपने स्क्रू की तरह अंदर अपनी रूट के अंदर घुमा के अंदर डालना होता है। अब ऑफ कोर्स वो एक्टिव पोस्ट जब ऐसे मैकेनिकली अंदर जाकर रिटेन होगी और स्क्रू की तरह अंदर जाएगी तो वो सराउंडिंग की डेंटिनल वॉल के ऊपर स्ट्रेस डालती है। फिर फर्दर कहते हैं जो मोलर पोस्ट होती हैं उनको नेवर एक्सटेंड मोर देन 7 mm इनटू द रूट कैनाल, क्योंकि हमें पता है मोलर की जो नीचे से रूट्स होंगी वो हो सकता है ज़्यादा सी छोटी हों, तो इससे ज़्यादा आपने रूट कैनाल के अंदर अपनी मोलर पोस्ट को इंसर्ट नहीं करना। नेक्स्ट आती है पोस्ट की विड्थ। कहते हैं पोस्ट की विड्थ हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके टूथ स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करवा रही हो, यानी कि बहुत वाइड ना हो जिसकी वजह से अगेन डेंटिनल वॉल्स को रिड्यूस करना पड़ रहा हो। फिर कहते हैं रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ परफोरेशन, वही अगर बहुत वाइड हो जाएगी तो सराउंडिंग में परफोरेशन होने का चांस होता है। फर्दर कहते हैं परमिटिंग दी रिस्टोर टू रेजिस्ट फोर्सेस, इतनी भी छोटी ना हो कि वो फोर्सेस को रेजिस्ट ही ना कर सक रही हो। अब पोस्ट विड्थ के अकॉर्डिंगली ना हमारे पास 3 अप्रोचेज आती हैं। एक आती है हमारे पास कंजर्वेशनिस्ट अप्रोच, जिसके अंदर कहते हैं कि आपने मिनिमल कनाल प्रिपरेशन करनी है और फर्दर कोई जितनी रूट कैनाल में कनाल प्रिपरेशन हुई हुई थी बस उतनी ही कनाल प्रिपरेशन को यूज़ करना है, फर्दर कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, और जितना हो सकता है आपने रेजिडुअल डेंटिन को प्रिजर्व करते हुए अपनी पोस्ट डालनी है। अब इस केस के अंदर हम नीचे देखते हैं कंजर्वेशन पोस्ट अप्रोच जो है वो फर्स्ट वाली है, ये आपकी फुल रूट प्रिपरेशन थी, ठीक है, ये एपिकल रीजन है, नीचे वाला जो रीजन है वो एपिक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो जो ऊपर पोस्ट डली है वो आपके उतने ही रीजन में डली है जितनी आपकी ऊपर से लेके नीचे तक कनाल प्रिपरेशन हुई भी थी। जो दूसरी अप्रोच होती है वो आपकी प्रिजर्वेशनिस्ट अप्रोच होती है। अब प्रिजर्वेशनिस्ट अप्रोच में हम ये कहते हैं कि बस हम इतनी प्रिपरेशन और टूथ की करेंगे, डेंटिनल वॉल की इतनी प्रिपरेशन करेंगे कि 1 mm जो है ना डेंटिन वो दोनों साइड्स पे रह जाए। तो हम यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं 1 mm का डेंटिन थ्रू आउट द सराउंडिंग दी पोस्ट। इसके अंदर हम कंजर्व नहीं कर रहे बल्कि प्रिजर्व कर रहे हैं 1 mm का। लास्ट जो आती है वो आपकी प्रोपोर्शनिस्ट अप्रोच आती है, जिसके अंदर हम कहते हैं हम अपनी इतनी वाइडर अपनी पोस्ट रखेंगे कि जितनी विड्थ ऑफ द पोस्ट होगी उतनी ही सराउंडिंग में डेंटिन की विड्थ होगी। तो हमने 1/3 से डिवाइड मतलब 1/3 कह दी हमने कि आपकी मीजल साइड पे भी डेंटिन है, 1/3 जो विड्थ है वो आपकी डिस्टल साइड पे भी होगी और 1/3 ही की साइज की आपकी पोस्ट डलेगी। तो जो प्रोपोर्शनिस्ट अप्रोच है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि आपका जो पोस्ट की जो विड्थ है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द रूट विड्थ एट इट्स नैरोएस्ट डायमेंशन, यानी कि जहाँ पे रूट नैरो तरीन भी होगी उसकी विड्थ आपकी पोस्ट की विड्थ से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी 3 अप्रोचेज आ गई कंसिडरिंग दी पोस्ट विड्थ। अब नीचे कहते हैं कि पोस्ट की विड्थ को यानी कि पोस्ट के डायमीटर को बढ़ाने से आपकी जो रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर है वो इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज हो जाती है। कैसे? क्योंकि अगर आपके पोस्ट का डायमीटर बढ़ाएंगे उससे क्या होगा कि आपका एक्चुअल में जो रिमेनिंग डेंटिन है उसकी विड्थ कम हो रही होगी। तो जब रिमेनिंग डेंटिन की विड्थ कम हो रही होगी तो एक्चुअल में आपकी जो रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर है वो भी कम हो रही होगी।
तो विड्थ बढ़ाने से पोस्ट की आपकी जो टूथ की रिटेंशन है वो बेहतर नहीं होती, उसकी फ्रैक्चर रेजिस्टेंस बेहतर नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट आती है कैनाल कॉन्फ़िगरेशन एंड पोस्ट अडैप्टेबिलिटी। यहाँ पे भी पहले वही वाली बात होगी, कहते हैं कि जो कैनाल की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिसाइड करती है कि आपने कस्टम डिज़ाइन पोस्ट बनानी है या प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट यूज़ करनी है। कस्टम डिज़ाइन पोस्ट जो होती है वो बिल्कुल आपकी रूट कैनाल की शेप के अकॉर्डिंगली ही बन के आती है लैब से, और प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट वो होती हैं जो कि हम मेजरली अपने क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे होते हैं। फाइबर की वो पोस्ट होती है, वो प्री फैब्रिकेटेड होती हैं और उसकी आप शेप को चेंज नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, ठीक है। जो प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट होती हैं वो जैसी भी किनाल होगी वो प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट के सराउंडिंग में जितनी भी स्पेस रह जाएगी वो आपको सीमेंट से ही फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी कस्टम मेड होती हैं वो जो होती हैं वो कहते हैं पोस्ट, वो क्लोजली फिट करती हैं, क्लोजली कंफर्म करती हैं आपकी किनाल साइज़ के साथ, यानी जितनी भी किनाल का साइज़ होगा वो उतनी ही शेप के अकॉर्डिंगली वो बन के आती हैं, ठीक है। अब कहते हैं एक हमें डिलेमा फेस करना पड़ता है अपनी फनल शेप किनाल के अंदर। फनल शेप किनाल किस तरीके की होती हैं? इस तरीके की होती है आपकी फनल शेप किनाल। अब अगर फनल शेप किनाल्स के अंदर अपनी आप पैरेलल वॉल पोस्ट डालेंगे तो उससे क्या होता है, पैरेलल वॉल पोस्ट इस तरीके की होगी, यानी कि जिसकी वॉल्स बिल्कुल आपस में पैरेलल होंगी। उससे ये होगा कि जो रिमेनिंग साइज रह जाएगा, जो रिमेनिंग सर्फेसेस रह जाएंगी वो क्लोजली आपके टूथ सर्फेस के साथ अडैप्ट नहीं हो रही होती हैं और उसको आपने किसके साथ, सीमेंट के साथ ही प्लेस करना होगा। कहते हैं इन केसेस के अंदर हम यूजली क्या करते हैं, हम अपनी कस्टम मेड जो भी फनल शेप आपकी किनाल होती हैं उनके अंदर हम अपनी कस्टम मेड पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैनाल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिसाइड कर रही होती है कि आपकी पोस्ट कौन सी टाइप की बननी है, ठीक है। लास्ट में कहते हैं जो टेपर्ड कस्टम कास्ट पोस्ट होती हैं वो सिर्फ तभी रिकमेंडेड होती हैं जब आपकी किनाल्स की इरेगुलर एनाटमी है, यानी कि अगर कोई नॉर्मल एनाटमी है तो आप अपनी प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एनाटमी में डिफरेंस है, कोई इरेगुलर एनाटमी है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप टेपर्ड कस्टम पोस्ट बनाएं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं पोस्ट डिज़ाइन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सारे जो हमारे 6 टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पोस्ट डिज़ाइंस हैं। और इसके अंदर क्योंकि हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक पोस्ट, जो कि एक इटसेल्फ में यूक्यू बन सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक पोस्ट के अंदर कहते हैं बेस्ड ऑन शेप हम डिवाइड कर सकते हैं। पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल वॉल होंगी आपकी इन पोस्ट की, या टेपर्ड वॉल हो सकती हैं, इस तरीके की वॉल्स होंगी आपकी पोस्ट की, या टेपर्ड एंड पैरेलल हो सकती है, यानी कि ऊपर से वो पैरेलल होती हैं एंड नीचे से आपकी पोस्ट जो है वो ज़्यादा सी टेपर्ड हो जाती है, ठीक है। अब इनको देखें बेस्ड ऑन शेप में अंदर, तो कहते हैं जो पैरेलल होती हैं उनकी रिटेंशन अच्छी होती है और वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कराती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट। तो ये तो एक इसकी अच्छी बात होगी। बुरी बात क्या है इनकी, कहते हैं यहाँ पे एपिक्स के रीजन में, इन पैरेलल पोस्ट के अंदर एपिक्स के रीजन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अभी जो पैरेलल वॉल्ड आपकी पोस्ट्स हैं ये भी कुछ टाइप्स की होती हैं। सिरेटेड हो सकती हैं। सिरेटेड क्या होता है, मैं इसकी साथ पिक्चर लगा दूंगी। सिरेटेड के अंदर सिंपली आपकी इस तरीके की ना कुछ लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है। ये मतलब कि एक एलिवेटेड रीजन होगा, फिर अंदर से थोड़ा सा ग्रूव होगा, फिर एलिवेटेड होगा, फिर ग्रूव होगा। तो ये होती है सेरेटेड। फिर आ जाती है थ्रेडेड पोस्ट। थ्रेडेड की मैं साथ पिक्चर लगा दूंगी। थ्रेडेड जो है वो आप बिल्कुल इमेजिन कर लो जैसे कोई स्क्रू होता है, ठीक है। तो वो जो सराउंडिंग में जो स्क्रूज की स्पाइरल्स जा रहे होते हैं उसको हम थ्रेडेड कह रहे होते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास थ्रेडेड स्प्लिंट शैंक पोस्ट। अब इसके अंदर ऊपर से वो थ्रेडेड होती हैं और नीचे से जो उनका शैंक होगा, यानी कि जो एंड वाला रीजन होगा वो स्प्लिट होता है, ठीक है। इसकी भी मैं कोशिश करूंगी साथ पिक्चर लगा दूं ताकि ये तीनों समझ आ जाए। अच्छा, फिर आ जाती है हमारे पास टेपर्ड। टेपर्ड जैसे कि नाम बता रहा है वो तब यूज़ होंगी जब आपकी नेचुरल रूट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ फनल टाइप होगी और इनकी जो वॉल है वो ये टेपर्ड वाली इस तरीके की होंगी। अब टेपर्ड वाली कहते हैं इनकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म नहीं होती। मसला इसका ये आता है, कहते हैं क्योंकि ये टेपर्ड होती है तो ये एक वेजिंग इफेक्ट डाल देती है जिसकी वजह से कॉर्नल स्ट्रक्चर पे, कॉर्नल पोर्शन ऑफ द टूथ के ऊपर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रही होती है, ठीक है। अब ऊपर क्या था मसला, ऊपर एपिकल रीजन के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रही थी, इसके अंदर कॉर्नल रीजन के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रही होती है और वेजिंग इफेक्ट आ रहा होता है। वेजिंग इफेक्ट क्या करता है, वेजिंग इफेक्ट यानी कि दो अगर के पोर्शंस एंड डेंटिन के इन अ कैनाल, यानी कि बीच में कैनाल है, दो डेंटिन के पोर्शन है, तो वेजिंग इफेक्ट इन दोनों के ऊपर एक तरीके के इस तरीके के फोर्स डालता है कि ये दोनों पीसेज ऑफ क्राउन पीसेज ऑफ रूट्स जो है वो एक दूसरे के अपार्ट जाएं, ठीक है। सराउंडिंग ऑफ द जो वॉल है रूट किनाल की वो एक दूसरे से अपार्ट जाए, तो ये एक वेजिंग इफेक्ट डाल रहा होता है। अच्छा, अब ये जो टेपर्ड होती हैं इनकी भी कहते हैं जो साइड्स हो सकती हैं वो स्मूथ हो सकती हैं या तो सेल्फ थ्रेडिंग, वो या तो स्क्रू जैसी होगी या बिल्कुल ही स्मूथ होंगी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है पैरेलल एंड टेपर्ड का कॉम्बिनेशन। अब कहते हैं इसका क्या होता है, ऊपर से पैरेलल होता है एपिकल रीजन में, ये जाके टेपर्ड हो जाता है। इसकी रिटेंशन
और बेहतर होती है। और यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो डेंटिन है वो भी एपिकल रीजन पर प्रिजर्व हो रहा होता है, क्योंकि एपिक से जाके ये क्या हो जाता है, एपिक से जाके ये टेपर्ड हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर क्लिनिकल नोट की बात करें तो कहते हैं जो पैरेलल पोस्ट हैं वो हम क्लिनिकली यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्प्रूव रिटेंशन एबिलिटीज़। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेस्ड ऑन सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। वो मैंने भी आपको बताया, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव वो होती हैं जो कि मैकेनिकली इंगेज हो रही होती हैं, जो कि एज अ स्क्रू यूज़ होते हैं, जैसे कि उन्होंने बता दिया थ्रेड्स वाली। और पैसिव वो होती हैं जो कि सीमेंट के साथ अटैच हो रही होती हैं। ठीक है, सीमेंट के साथ आपकी जो पोस्ट है उसको किनाल के साथ अडेप्ट कराया जा रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें अगर हम, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक सीक्वेंस बताया हुआ है। कहते हैं सबसे ज़्यादा रिटेंशन आती है आपकी थ्रेडेड पोस्ट की, उसके बाद आती है आपकी थ्रेडेड पोस्ट की, और लीस्ट रिटेंशन आएगी आपकी स्मूथ सरफेस पोस्ट की। ये हम बात कर रहे हैं रिटेंशन की। लेकिन कहते हैं जो थ्रेडेड पोस्ट होती हैं, अब चूंकि वो इतनी स्क्रू की तरह दांत के अंदर घुसती हैं, तो उससे क्या होता है कि टूथ के ऊपर, डेंटिन के ऊपर अनडिजायरेबल स्ट्रेसेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाती हैं, यानी कि अनएक्सेप्टेड हो जाती हैं। फिर कहते हैं जो थ्रेडेड टेपर्ड स्क्रूज होते हैं वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डालते हैं, और दीज आर लीस्ट डिजायरेबल। ऑफ कोर्स जब वो स्ट्रेस डालेंगे तो फ्रैक्चर का चांस है, तो इस तरह का हम यूज़ ही नहीं करते। तो कौन सी वाली यूज़ कर सकते हैं? कहते हैं मोस्टली हम पैरेलल साइडेड, सेरेटेड और वेंटेड पोस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लीस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस डाल रही होती हैं। नीचे भी कहते हैं, नीचे कहते हैं हम अपनी पैसिव सीमेंट पोस्ट जो है वो क्लिनिकली रिकमेंड करते हैं, एक्टिव पोस्ट को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उससे हमारी फ्रैक्चर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड के ऊपर। तो दो तरीके की हो सकती हैं, हमें पता है कस्टम मेड हो सकती हैं, यानी कि कस्टम अकॉर्डिंग टू रूट केनाल साइज, उसके लिए ही कोई कास्ट पोस्ट बने। ठीक है, और या तो आपकी प्री फैब्रिकेटेड हो सकती हैं। ठीक है, अब ये जो कस्टम कास्ट पोस्ट कोर होती हैं, इसका एक तो फ़ायदा ये हो गया कि ये आपकी जो भी प्रिपेयर्ड केनाल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली ही बनेगी, और उस आपकी केनाल के साथ प्रॉपरली अडेप्ट करेगी। और ये तब यूज़ करते हैं जब आपकी केनाल बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड होती है। ठीक है, जब केनाल बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड है तो ये आपकी पैरेलल वाली और जो प्री फैब्रिकेटेड वाली होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं चल सकती यहाँ पे, तो आप उसके लिए कस्टम पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, फर्दर कहते हैं कि ये जो है ये लेस रिटेंटिव होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी पैरेलल साइडेड प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट, लेकिन ये स्ट्रेस जो है वो इतना नहीं देती जब भी इनको इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल किनाल के साइज़ के अकॉर्डिंगली होगी, तो किनाल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आएगा जब आप इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मसला इसके साथ क्या आ सकता है? कहते हैं जब एक्सक्लूसिव लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो चूंकि ये भी ज़्यादा सी टेपर्ड सी होंगी ऑफ कोर्स, तो ये भी क्या करेंगी, वेजिंग इफेक्ट डालेंगी, और वर्टिकल रूट ऑफ फ्रैक्चर का जो है वो चांस जो है इसके अंदर हो सकता है। अब कास्ट ये जो बनती है इसके इनडायरेक्ट भी बन सकती हैं और डायरेक्ट भी बन सकती हैं। डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टली क्लिनिक में बैठे हुए ही माउथ के अंदर जो है वो उसकी वैक्स प्रिपेयर की जाएगी, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली कास्ट बनेगी, या इनडायरेक्ट बन सकती है जिसमें आपने इंप्रेशन लिया एंड देन लैब से ये आपकी कास्ट जो है बन के आएगी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके ऊपर ऑफ कोर्स बिल्कुल यूक्यू बन सकता है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये जो हैं कस्टम फिट जो होती हैं वो आपकी रूट कॉन्फ़िगरेशन के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली फिट होती हैं। फिर कहते हैं एक्सेप्टेबल टू लार्ज एंड इरेगुलर शेप केनाल, जितनी लार्ज केनाल है, इरेगुलर केनाल है और उनके ऑरिफिसेस वगैरह अगर इरेगुलर है तो उनके लिए ये आइडियल होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रॉपर शेप की ये कास्ट बन जाती है। फर्दर इसके अंदर इसका फ़ायदा एक और भी है। इसका फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ कास्ट बन के ये सिर्फ पोस्ट बन के नहीं आती, ये साथ कोर भी बन के आती है। मतलब जब आप इस इम्प्रेशन लेते हैं तो इट्स लाइक दिस, इस तरह की चीज़ जो है वो आपके पास डेवलप होके आपकी लैब से आएगी, और इसके ऊपर जाके फिर आपका क्राउन प्लेस होगा। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि आपकी सिर्फ पोस्ट बन के आ रही होती है कस्टमर मेड, बल्कि ऊपर भी लिखा हुआ है कास्ट, पोस्ट एंड कोर, तो ये दोनों चीज़ें बन के आती हैं एक साथ ही। ठीक है, तो ये इसका एक और फ़ायदा है। फर्दर कहते हैं कैन बी इफेक्टिवली फैब्रिकेटेड व्हेन मल्टीपल टीथ रिक्वायर पोस्ट, मतलब एक ही इंप्रेशन के साथ आप मल्टीपल टीथ की पोस्ट वगैरह बनवा सकते हैं। फिर कहते हैं आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो पोस्ट एंड कोर है वो एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर रहे होते हैं और उनके दरमियान में कोई इंटरफेयरिंग मटेरियल नहीं होता, जैसे कि यूजुअली हमने सिर्फ पोस्ट डाली होती है फिर ऊपर कोर बिल कर। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कहते हैं रिक्वायर्ड टू अपॉइंटमेंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट में तो लैब से बन के आएगी ये कास्ट। नेक्स्ट कहते हैं लेस रिटेंटिव एज कम्पेयर टू पैरेलल प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट, की भी बात भी हमने ऊपर देख ली। फिर कहते हैं टेम्पोराइजेशन जो है वो इन बिटवीन अपॉइंटमेंट जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है इन टीथ के अंदर। टेम्पोराइजेशन का मतलब होता है टेम्परेरी टीथ देना इन टीथ के अंदर जिनके अंदर अपना आपने कास्ट वाली पोस्ट लगानी है। फिर कहते हैं करोजन हो सकती है, क्योंकि मेटल की बन के आती है कास्टिंग प्रोसेस के बाद, तो आपके ये जो एलॉयज होते हैं इनके ऊपर करोजन का चांस होता है। और लास्ट में कहते हैं रिस्क ऑफ कास्टिंग
इनएक्यूरेसीज, मतलब ऑफ कोर्स आपने इंप्रेशन ले लिया, भेज दिया, एट दी एंड पता लगा कि कोई किसी किस्म की जो पोस्ट बन के आई है वो एक्यूरेट ही नहीं है, दांत के अंदर फिट ही नहीं आ रही, कोई कास्टिंग इरेगुलरिटीज आ गई हैं, तो उस वजह से भी ये जो है इसका डिसएडवांटेज आ जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने सी में जो है वो दिखाई हुई है आपकी पोस्ट एंड कोर, ये देखें किस तरीके की एक ही मटेरियल है जो कि लैब से बन के आया है, और डी में दिखा रहे हैं कि बाहर से वो किस तरह का दिखेगा, एंड देन इसके ऊपर आपका क्राउन आना होगा। अच्छा, क्लिनिकल नोट्स में आ जाएं तो क्लिनिकल नोट्स में कहते हैं कि आपकी कस्टम कास्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में मेरे ख्याल से पूछ सकते हैं, कहते हैं कस्टम कास्ट पोस्ट एंड कोर तब रिकमेंडेड होती है जब मोर देन 3/3 ऑफ द कोरोनल टूथ स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट हो चुका हो, यानी कि जब 3/3 स्ट्रक्चर लॉस्ट होगा तो आपने कोशिश करनी है कस्टम पोस्ट बनवाएं, और जब आपका जो लॉस है वो सिर्फ 1/2 या 2/3 है, यानी कि कम लॉस्ट है टूथ स्ट्रक्चर, 1/2 या 2/3 कोरोनल टूथ स्ट्रक्चर लॉस्ट है, तो आपने प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्री फैब्रिकेटेड पोस्ट जो है वो आपकी मेटल की हो सकती हैं, मेटल के अंदर निकल, क्रोमियम, अलॉय, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम की हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो सिरेमिक पोस्ट हो सकती हैं, सिरेमिक पोस्ट जो है वो कहते हैं उनकी एस्थेटिक और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी फ्लक्चरल स्ट्रेंथ बुरी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अंडर हाई स्ट्रेस सिचुएशन फेल कर जाती हैं। जो हमारी मेटल पोस्ट थी उनकी ये जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अच्छी होती है। ये नीचे उन्होंने दिखाई हुई भी है, एक्टिव पोस्ट दिखाई हुई है और पैसिव सेरेटेड पोस्ट दिखाई हुई है। पैसिव पोस्ट सीमेंट से लगेगी और एक्टिव तो हमारी स्क्रू की तरह अंदर इंसर्ट होती है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि ये जो पोस्ट होती हैं, ये जो हमने ऊपर दोनों पढ़ी हैं, मेटल पोस्ट और सेरेमिक पोस्ट, ये वैसे इतनी रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि कहते हैं मेटल पोस्ट के अंदर जो फेलियर आ सकता है वो आ सकता है पोस्ट लूजनिंग, यानी कि जब इंसर्ट हो गई बाद में वो लूजन हो सकती हैं, और जो आपकी सिरेमिक पोस्ट होती हैं उसके अंदर जो फेलियर आ सकता है वो आ सकता है पोस्ट फ्रैक्चर, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ हमने ऊपर देखा वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो कौन सी पोस्ट यूज़ होती है ज़्यादा अच्छी, वो आ जाती है हमारे पास ग्लास फाइबर री या रिजन पोस्ट, ठीक है, और यही वाली आपके क्लिनिक्स में भी यूज़ हो रही होंगी और आपके मोस्टली आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही होती हैं। अब ये जो ग्लास रीइंफोर्स्ड आपकी रिजन पोस्ट हैं, अब ये भी दो टाइप्स की होती है, कहते हैं कार्बन कंपोज्ड हो सकती हैं या ग्लास फाइबर की पोस्ट हो सकती हैं। कार्बन पोस्ट कहते हैं अगेन नो लॉन्गर इंडिकेटेड है, क्योंकि उनकी एस्थेटिक्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। जो ग्लास फाइबर पोस्ट हैं वो एस्थेटिकली भी अच्छी होती हैं, क्लिनिकली भी पॉपुलर है। कौन कौन से ग्लास इसके अंदर यूज़ हो रहा होता है, जो हमारे काम का है वो आपकी क्वार्ट्ज फाइबर वाला है, ठीक है, ये वाला मेनली हम यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेशक ग्लासेस याद करना। तो ये वो वाली पोस्ट है जो कि हम मोस्टली अपने क्लिनिकली यूज़ कर रहे होते हैं। अब कहते हैं इसकी पॉपुलैरिटी की क्या क्या वजह है, मतलब क्यों क्यों ये यूज़ की जा रही होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। कहते हैं एक तो ये जो पोस्ट, कोर और सीमेंट है ये सब रेजिन बेस्ड होते हैं मोस्टली, मतलब हमारी जो कोर बन रही है वो भी डुअल रेजिन की बन रही है, जो सीमेंट जिससे लगाया जा रहा होता है वो भी रेजिन का होता है, जब पोस्ट भी आपकी रेजिन की होगी तो इन सब चीज़ों की जो अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। फर्दर कहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटालिक पोस्ट सिस्टम, इसके अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बड़ा होमोजेनस होता है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्ली पूरी एरिया में अच्छा से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दे रही होती है ये वाली पोस्ट। फिर कहते हैं बायोमैकेनिकल परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है विद ग्रेटर फ्रैक्चर लोड्स, ठीक है, यानी कि बेटर आपकी बायोमैकेनिकल परफॉर्मेंस देगी, इतना फ्रैक्चर नहीं करवाएगी। फिर कहते हैं मोड ऑफ फेलियर जो है वो फेवरेबल है, यानी कि अगर फेल हो भी जाता है तो इसको आप रिपेयर और रिस्टोर कर सकते हैं, जो कि आपकी ऊपर वाली सिरेमिक वाली का जो इशू था वो ये था कि आप उसको रिस्टोर नहीं करवा सकते थे, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, अगर एक दफ़ा वो प्लेस हो गई है इसको आप दोबारा से रिमूव भी कर सकते हैं सही से। फिर एक्सलेंट एस्थेटिक्स हैं क्योंकि कलर सही है, तो ऊपर जब कोर लगेगी तो भी वो कलर चेंज वगैरह नहीं आएगा। एडिशन अच्छी है विद दी सीमेंटिंग मीडियम, वो भी हमने देख लिया क्योंकि सीमेंटिंग मीडियम या तो जीआईसी होगा या कोई रिजन बेस्ड होगा, तो उस सीमेंटिंग मीडियम के साथ भी ये अच्छे से अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके सारे हमारे पास एडवांटेजेस आ गए। ये इन्होंने यहाँ पे एक दिखाई हुई भी है इस केस के अंदर कि यहाँ पे जो पोस्ट की पहले तो जीपी डला हुआ है जो हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारी पोस्ट डली है जीपी को रिमूव करके, ठीक है, और देन उसके ऊपर कोर ऐड की गई है जिसके ऊपर फ्यूचर में हमारा क्राउन लग जाएगा। अच्छा, नीचे देखते हैं, तो अच्छा नीचे भी उन्होंने एक बात बताई हुई है, कहते हैं ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड इपॉक्सी रेजिन पोस्ट जो है वो तब इंडिकेटेड होती है जब आपका मोर देन 1/2 ऑफ द कॉर्नल स्ट्रक्चर जो है लॉस्ट है, और मेटल पोस्ट, ऑफ कोर्स मेटल पोस्ट मोस्टली कास्ट वाली ही बन के आएगी, यानी कि लैब से बन के आएगी, तो वो तब इंडिकेटेड होती है जब मोर देन 2/3 ऑफ द कॉर्नल स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट है। तो जब ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर लॉस्ट है तो आपने मेटल पोस्ट यूज़ करनी है, वो भी कौन सी वाली, जो कि कास्ट वाली होती है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ल्यूटिंग सीमेंट, कौन कौन से सीमेंट्स के साथ हम इसको अपनी पोस्ट को इंसर्ट कर रहे होते हैं। ल्यूटिंग रिजिन ल्यूटिंग सीमेंट हो सकता है, ठीक है, जीआईसी बेस्ड सीमेंट हो सकता है, उसके अलावा रिजिन मॉडिफाइड जीआईसी यूज हो सकता है, और जिंक फॉस्फेट सीमेंट यूज हो सकता है।
ये सारे ही सीमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे एडवांटेजेस हमें बताए हुए हैं सबसे ज़्यादा वो बताए हुए हैं अपने रेजिन ल्यूटिंग सीमेंट के। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? कहते हैं इसकी रिटेंशन अच्छी होती है, ये आपकी रूट को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये वाला रेजिन। उसके अलावा लीकेज इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, साइक्लिक रोडिंग से रेजिस्टेंट होता है, मतलब जो बार बार दांत के ऊपर फोर्सेस पड़ेंगी उन सबको रेजिस्ट करता है। आपकी सराउंडिंग के जो पोस्ट है अगर वो रेजिन बेस्ड है तो उसके साथ एज अ वन यूनिट एक्ट करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस का क्या होता है? टेक्निक सेंसिटिव है। मेजर डिसएडवांटेजेस का यही है, ये चीज़ों को उन्होंने बार बार नीचे बताया हुआ है। टेक्निक सेंसिटिव इन अ वे कि आपको पहले रूट केनाल को अच्छे से क्लीन करना होगा, फिर एच करना होगा, फिर बॉन्डिंग प्राइमर लगाना होगा, देन आपने ये रेजिन अपना ऐड करके सीमेंट टाइप ऐड करके उसको क्योर करना होगा। अब इन सब चीज़ों में से एक भी स्टेप जो है वो मिस हो गया तो देन आपकी जो अटैचमेंट है वो इसकी वीक हो सकती है। तो ये टेक्निक सेंसिटिविटी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर टेक्निक सेंसिटिविटी नहीं होगी तो आपकी इसकी अटैचमेंट जो इतनी सही नहीं आएगी। क्लिनिकल रिकमेंडेशन में देख लें तो एक तरीके का उन्होंने रीकैप दिया हुआ है। तो रीकैप में जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं। कहते हैं फिरूल कितना डिजायरेबल होना चाहिए? मिनिमम 2 mm का वर्टिकल हाइट में और 1 mm का थिकनेस में, ठीक है। कितना गड्ढा पर्चा एपिकली रह जाना चाहिए? 4 to 5 mm यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर उन्होंने 4 to 6 mm लिखा हुआ था। तो इतना एपिकली आपको अन्य गड्ढा पर्चा छोड़ना है जब भी आपने कोई रूट पोस्ट प्लेस करनी है। और अगर आपकी सराउंडिंग से बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, बोन बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो गई हुई है और आपने इस रूट के अंदर अपनी पोस्ट एंटर करनी है तो आपने कितनी पोस्ट डालनी है? कितनी पोस्ट उतनी ही रूट के अंदर हो जितनी रूट के बाहर हो, ठीक है। अच्छा, बाकी और सच इसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई, यही कुछ बातें थी जो कि एज अ रिवीजन हम देख सकते थे। बाकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है।